नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर दुनिया के अलग अलग देशों ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है, जिसके बाद रूस सीरिया और ईरान को पीछे छोड़कर ऐसा देश बन गया है जिस पर दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध लगे हैं। Kaslam.ai के मुताबिक जब रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था उस वक्त ही रूस पर पहले से ही 2754 प्रतिबंध लग चुके थे, लेकिन हमले के बाद रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लगे हैं, जिसके बाद कुल प्रतिबंधों की संख्या 5532 हो चुकी है। बता दें अब तक नंबर 1 पर रहने वाले ईरान पर कुल 3616 प्रतिबंध लगे हैं। ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मंगलवार को दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने शहर खार्किव के पास एक रूसी जनरल को मार दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के द्वारा हमला किए जाने के बाद रूस के दूसरे सीनियर कमांडर की मौत है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के मुख्य निदेशालय ने एक बयान में कहा कि रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव सोमवार को मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना ने अब तक 11,000 से अधिक रूसी सैनिकों को मार दिया है, तो रूस ने लगभग 500 सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि की है। हालांकि दोनों में से किसी पक्ष की ओर से यूक्रेन के सैनिकों के हताहत होने की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। रूस ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए मानवीय ऑपरेशन चलाएगा। इससे पहले उसने सोमवार को युद्ध विराम का भी ऐलान किया था। भारत में रूसी दूतावास ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की सूची जारी की है। इस सूची में यूक्रेन के सुमी शहर से निकलने के लिए बनाए गए कॉरिडोर का नाम भी शामिल है। सुमी में 600 भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और भरसक कोशिशों के बाद भी इन्हें यहाँ से नहीं निकाला जा सका है। सुमी से 2 रास्तों के जरिए निकाला जा सकेगा और फिर वहाँ से हवाई यात्रा या फिर रोड या रेल रूट के जरिए आगे बढ़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी। इसमें उन्होंने वहां फंसे भारतीयों के सुरक्षित निकलने पर जोर दिया था। रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत वसीली नेवेंजिया ने कहा कि रूस मंगलवार सुबह 10 बजे से संघर्ष विराम लागू करेगा और कीव, चेर्निगोव, सुमी और मारिपोल से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर खोलेगा। रूस के राजदूत ने कहा कि इस प्रस्ताव में नागरिकों को रूस इलाके में ले जाना जरूरी नहीं होगा और ना ऐसी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कीव के पश्चिम में यूक्रेनी शहरों से निकासी की पेशकश की जाएगी। बता दें, इससे पहले सोमवार को वार्ता के दौरान रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए जो सुरक्षित कॉरिडोर बनाने को कहा था, उनमें लोगों को पश्चिमी यूक्रेन के शांतिपूर्ण इलाकों में भेजे जाने के बजाय रूस और उसके सहयोगी बेलारूस की ओर जाने वाले रास्तों से ले जाने का प्रस्ताव था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद को मंगलवार को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक यूक्रेन से 20,000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन से निर्दोष लोगों और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की थी। हालांकि इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जताई कि कई बार निवेदन करने के बाद भी सुमी में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बन सका है। उसने चेतावनी दी कि तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही रूस ने कहा कि अगर पश्चिमी देश तेल आयात पर रोक लगाते हैं तो रूस जर्मनी के लिए कई मुख्य गैस पाइपलाइन को बंद कर सकता है। बता दें, रूस यूरोप को 40% गैस सप्लाई करता है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को कहा कि हमें भी उनके जैसे ही फैसले लेने और नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस पंपिंग पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। रूस का यह बयान तब आया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हुए अमेरिका ने कहा है कि वॉशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों में बीते कुछ सालों के अंदर मुश्किलें आई हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन और भारत को एक दूसरे की ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आपस में लक्ष्य पूरे करने में मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने एक बार फिर अमेरिका को निशाने पर लिया और कहा कि कुछ ताकतों ने चीन और भारत के बीच फूट डालने की कोशिश की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वांग यी ने कहा, चीन और भारत को प्रतिद्वंदी की बजाय पार्टनर बनना चाहिए। एग्जिट पोल्स के आने के बाद गोवा बीजेपी में हलचल हो गई है। इसी क्रम में आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने दिल्ली में हैं। सीएम सावंत बाद में भाजपा के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के लिए मुंबई भी जाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि एमजीपी प्रमोद सावंत का समर्थन करने के लिए इच्छुक नहीं है।
सूत्रों का कहना है कि एमजीपी और अन्य दलों ने संकेत दिया है कि वो अपना समर्थन तब ही देंगे जब बीजेपी उसके लिए कुछ कीमत चुकाए, और वो कीमत मुख्यमंत्री पद की भी हो सकती है। मतलब साफ है कि सरकार में रहने के लिए भाजपा को सामत को किनारे लगाने का सवाल खड़ा हो सकता है। बता दें, एग्जिट पोल्स ने राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई है, जिसमें अन्य दल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गोवा में चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। गोवा में कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। इनमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी शामिल हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा की ओर से कांग्रेस से गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया था, लेकिन तब कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी थी। दिनेश गुंडू राव ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जो भी दल बीजेपी के खिलाफ हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने हम पर कई तरह के आरोप लगाए और हमने भी इसका जवाब दिया, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद वे दल क्या स्टैंड लेना चाहते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। राव ने कहा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी ने टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी कांग्रेस के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन्हें अपने साथ लाने में खुशी होगी। कांग्रेस ने गोवा का विधानसभा चुनाव गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है, लेकिन कांग्रेस इससे निराश नहीं है। इसके पीछे वजह 2017 के एग्जिट पोल हैं, जिनमें कई एग्जिट पोल के नतीजे अनुमानों के खिलाफ रहे थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि 2017 में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे और हम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बता दें, 2017 में सी वोटर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबसे आगे बताया गया था और इसको 59 से 67 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 41 से 50 सीटें दी गई थी, जबकि टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबरी का मुकाबला बताया गया था। एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनवा दी है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी का राज्य से सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल को लेकर कहा कि उन्हें जो दिखाना है दिखाने दीजिए, हम बहुमत ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड में इस बार कौन सरकार बनाएगा, इसे लेकर तमाम एग्जिट पोल भी तस्वीर साफ नहीं कर सके हैं। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने की बात कही गई है, तो कुछ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ऐसा दावा किया गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीयों या अन्य दलों से जो विधायक जीतेंगे उनका रोल बेहद अहम हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बीजेपी को एग्जिट पोल के अनुमान से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और कांग्रेस के पक्ष में भारी बहुमत आएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।